नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें साथ में उनका डिटेल भी दिया होता है। इसी क्रम में ये मेरा 12वां पार्ट है। इसके पहले मैंने 11 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया है कि किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है कि एक व्यक्ति और एक मत। ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इनका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि भारत के प्रथम चिंतक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने पश्चिमी पद्धति के लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का आशय एक व्यक्ति और एक मत है। और अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है प्रधानमंत्री। इसका डिटेल दिया है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, क्योंकि वह क्या होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? क्या है दोस्तों? 25 वर्ष है, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। राज्यसभा के लिए कितना होता है दोस्तों? 30 वर्ष होता है। डिटेल है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी? न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अतः भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि योजना आयोग का अध्यक्ष है कौन होता है दोस्तों? ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह आ गया दोस्तों नीति आयोग। इसका डिटेल देखते हैं कि योजना आयोग दोस्तों एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन वर्ष 1950 में कार्यपालिका आदेश द्वारा प्रधानमंत्री योजना आयोग का क्या होता है? प्रधान अध्यक्ष होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? किन विषयों पर विचार करते हैं दोस्तों? 74 और 75 ये करते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद पर। और इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध है, तथा अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति एवं उत्तरदायी संबंधी उपबंध हैं। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? किसके प्रति होगी दोस्तों? ये होगी राज्यों में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका डिटेल दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्यों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? किस पर दोस्तों? जो संघीय सूची होती है, इन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों की 3 सूचियाँ हैं। इनमें संघ सूची पर विधायन का एकमात्र अधिकार संसद का, तथा राज्य सूची पर विधायन का एकमात्र अधिकार राज्य विधान मंडलों का है। समवर्ती सूची के विषयों में वर्तमान में कितने? 47 विषय हैं, पर संघ और राज्य दोनों द्वारा विधायन किया जा सकता है, परंतु दोनों में परस्पर विरोध होने पर संघ का प्रभावी होगा, संघ की विधि क्या होगी? प्रभावी होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सूची के विषयों पर कतिपय परिस्थितियों में क्या होगा? संसद द्वारा विधायन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? समवर्ती सूची में किसके पास होता है? समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों के पास होता है अधिनियम बनाने का अधिकार। और इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल नहीं है दोस्तों, इसका डिटेल तो ऊपर बता चुके हैं। अगला है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नोक्त में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों? जो श्रमिक संघ होता है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि दिए गए विषयों में श्रमिक संघ प्रविष्टि 22 के तहत समवर्ती सूची में शामिल है। जो अन्य विकल्प दिए हैं वो किसके हैं दोस्तों? राज्य सूची के। देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। कृषि हो गया, पथकर हो गया, मंडियों व मेले हो गए, इन पर कौन? राज्य सूची के अंतर्गत नियम बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची में क्या आता है दोस्तों? ये आता है जनगणना, ये संघ सूची का विषय है। और डिटेल देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में जनगणना संघ सूची में प्रविष्ट 69 के तहत समाविष्ट है।
जबकि पुलिस, भू आगम, लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध राज्य सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। अगला है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ और संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। और इसका डिटेल देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच कुछ संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। यह एक दोस्तों क्या है, संवैधानिक निकाय है। इसका गठन प्रति 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं दोस्तों? ये केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका डिटेल दिया है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ अर्थात राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उनमें क्या है, संघीय विधानमंडल में निहित होगी। जो मित्र ना तो संघ सूची में, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, जो अन्य बचते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ का होगा। अगला है कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। कौन होता है दोस्तों? जो प्रधानमंत्री होता है संसदीय प्रकार की सरकार में बराबर वालों में पहला होता है, भारत का प्रधानमंत्री। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले सांसद करते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों पर परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है। इसलिए लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है, किसे? लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है, तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। इसका डिटेल देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा में क्या होता है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है कि जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन हो तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य के गठित किए गए थे? किसके द्वारा? शाह आयोग के द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि सरदार हुकुम सिंह सांसदीय समिति की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 1966 में न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया था, जिसके अनुशंसाओं के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित कर 1 नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। साथ ही पंजाब राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों को तत्कालीन संघीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था सरकारिया आयोग का गठन? सरकारिया आयोग दोस्तों जो है केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि सरकारिया आयोग का गठन वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार हेतु किया गया था, जिसने वर्ष 1987 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन प्रधानमंत्री था जिसने संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? किसे? जो VP सिंह थे दोस्तों, इन्हें क्या है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। और इसका डिटेल है कि VP सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ किया था, मतलब अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था। और अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा? दोस्तों प्रधानमंत्री की क्या होती, नियुक्ति की जाती है। याद रखिएगा, निर्वाचन नहीं होता है। इसका डिटेल देखते हैं कि संविधान के 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, परंतु लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त करना और संसद के किसी सदन का सदस्य न होने की स्थिति में 6 माह के भीतर सदस्य बनना आवश्यक होता है, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और केवल पूर्णतः केंद्र को सरकार को सौंपा गया? कौन सा? जो दोस्तों निगम कर होता है ये केवल केंद्र सरकार को ही सौंपा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? कौन सा? जो पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय होता है दोस्तों ये संचित निधि पर भारित नहीं होता है। बाद बाकी संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का व्यय, भारत सरकार के ऋण, आभार, ये सभी क्या संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार निम्नलिखित वे भारत सरकार की संचित निधि पर भारित हैं, जैसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन, किसी न्यायालय एवं मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय की त्रुटि हेतु अपेक्षित राशियाँ तथा अन्य कोई व्यय जो संसद द्वारा विधि द्वारा इस भारित पोषित किया जाता है। स्पष्टतः पंचवर्षीय योजनाओं पर इनमें व्यय शामिल नहीं होता है। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है किसके द्वारा? ये भारत की संचित निधि द्वारा भारित होती है किसी न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? कौन शामिल होता है दोस्तों? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद जिसको NEC कहते हैं का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का। इसका डिटेल देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन सितंबर-अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया था। इस परिषद की प्रथम बैठक जून 1962 में हुई। हाल ही में इस परिषद की 16वीं बैठक 13 सितंबर 2013 को आयोजित हुई। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उसका अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों क्वेश्चन जो होंगे वो न्यायपालिका के होंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? इस समय जो है दोस्तों कमेंट करके बताना वर्तमान में मुख्य न्यायमूर्ति कौन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों पर सुशोभित किया है? कौन थे दोस्तों? जो KS हेगड़े हैं, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। इसका डिटेल है कि न्यायमूर्ति S हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित किया। वे 1967 से 1973 के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा 21 फरवरी 1967 से 21 जनवरी 1980 के मध्य लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन थी दोस्तों? फातिमा बीबी जी थी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी थी जिन्होंने वर्ष 1987 में अपना पद ग्रहण किया था। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय की अन्य महिला न्यायाधीश सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना P देसाई हैं, याद रखिएगा। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अभी हमने बताया सुश्री MS फातिमा बीवी जो थी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और अगला है कि भारत में किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी? कौन सी थी दोस्तों? लीला सेठ थी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि किसी न्यायाधीश को उसके एक उच्चतम न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? किसको होता है दोस्तों? ये होता है अधिकार भारत के राष्ट्रपति को। इसका डिटेल देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायालय का
उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2013 के 3 के फैसले में निम्नलिखित में से किस आधार पर यह माना था कि HPCL तथा BPCL का निजीकरण नहीं किया जा सकता है। कि दोस्तों किसके फैसले से किया था दोस्तों, ये किया था, इसमें क्या था दोस्तों, इसका उन समितियों से विरोध है जिनके आधार पर HPCL और BPCL बनाई गई थी। इसका डिटेल है कि सितंबर 2003 में उच्चतम न्यायालय ने HPCL एवं BPCL का निजीकरण न किए जाने की संतुष्टि इसके उन समितियों से विरोध होने के कारण की थी जिनके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। संसदीय विधि के अनुसार इनको स्थापित होने के लिए न्यायालय ने यह माना था कि इनका निजीकरण बिना संसदीय विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों की जांच कैसे की जाती है। कैसे की जाती है दोस्तों, ज्यादतियों गलती की जांच कैसे की जा सकती है। इसकी जांच दोस्तों न्यायिक प्रस्ताव द्वारा की जाती है, याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। किन के लिए दोस्तों एक ही उच्च न्यायालय, इनमें से जो हरियाणा व पंजाब हैं दोनों के लिए दोस्तों एक ही उच्च न्यायालय है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि हरियाणा पंजाब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय है। उच्च न्यायालय दोस्तों अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव के लिए भी क्या है, बम्बई उच्च न्यायालय है। उसी प्रकार असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या है, एक उच्चतम न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार एक ही उच्च न्यायालय का उल्लेख है कि मार्च 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का क्या किया गया था, गठन किया गया था। मणिपुर उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किन राज्यों में साझा उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय किन राज्यों में दोस्तों, कर्नाटक और गोवा जो है इनमें साझा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है दोस्तों। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है दोस्तों, जबलपुर में है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में है, जबकि इस न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर तथा इंदौर में है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल से जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।